दिल्ली वर्सेस गुजरात। जी हाँ दोस्तों, मैच नंबर 14 जो खेला जाएगा दिल्ली के DY पाटिल स्टेडियम पे कल शाम 7 बजे। जी हाँ दोस्तों, कल शाम 7:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। चलिए नज़र डालते हैं इस मुकाबले पे, क्या कुछ रहने वाली है प्लेइंग कंडीशन, क्या कुछ पॉसिबिलिटी होने वाली है दोनों टीमों के लिए, कैसा है दिल्ली का स्क्वाड, क्या बैलेंस स्क्वाड है, क्योंकि अभी तक दोनों टीमों का स्क्वाड हालांकि बैलेंस्ड है। हालांकि अगर बात करूं मैं रिजल्ट की तो दिल्ली के फेवर में रिजल्ट है, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी अपने दोनों मुकाबले जीत चुका है और इसके अलावा दिल्ली के पास मैन इन फॉर्म्ड प्लेयर काफ़ी सारे हैं, क्योंकि दिल्ली के लिए परफॉर्म कर रहे हैं इस बार प्लेयर्स। अब वहीं बात करूँ जीटी की, तो जीटी के पास कुछ ना कुछ कंसर्निंग एरिया है। क्या वो एरिया है जहाँ पे वो इंप्रूवमेंट कर सकते हैं दिल्ली में, जहाँ पर पिच जो है वो बैटिंग फ्रेंडली है, क्योंकि शॉर्ट बाउंड्रीज है, सिक्सेस हिटिंग एबिलिटी, इजीली सिक्स आप क्लियर कर सकते हो शॉर्ट बाउंड्री। सो कोशिश रहेगी दोनों ही टीमों के कैप्टन की, जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी चुने, क्योंकि यहाँ पे 170 180 इजीली डिफेंड हो जाता है। हमने लास्ट मैच में भी देखा था, मुंबई ने 162 बनाया था जिसको दिल्ली ने इजीली चेस कर दिया। तो इस पिच पे काफ़ी सारे स्कोरिंग रन इजीली बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा इस बार मैच नाइट मैच है तो ड्यू भी इम्पैक्ट करेगी दिल्ली में। सो देखना ये रहेगा कि इस पिच कैसा रुख करती है और दोनों टीमों के कैप्टन किस तरीके की स्ट्रेटेजी लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ विंस जो है वो चेस करते हुए ही आते हैं। बात करते हैं दोनों टीमों की जर्नी की, किस तरीके से जर्नी रही है अभी तक के आईपीएल में। बात करता हूं दिल्ली की। दिल्ली ने अपने दोनों मुकाबले जीते हैं। अगर बात करूं एलएसजी के साथ, उनके पहले मुकाबले में 148 रन बनाए थे, जहां पर दिल्ली ने चेस कर लिया और वो मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। उसके अलावा दिल्ली ने मुंबई को 162 के टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, वहां पर भी मुकाबला उन्होंने चेस कर दिया और 6 विकेट से जीता। यानी कि दिल्ली अपने दोनों मुकाबले चेस करते हुए जीती है। दिल्ली अभी प्रेफरेबली चेस कर रही है, अभी उनको एक्सपोज करना है पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब वहीं रुख मोड़ है जीटी की, और जीटी वर्सेस पंजाब पहला मुकाबला हुआ था, जहां पर जीटी ने 162 रन बनाए थे। वो मुकाबला उन्होंने डिफेंड नहीं कर पाए और पंजाब से आखिरी मोमेंट पे वो मुकाबला हार गए, 3 विकेट से हारे थे। वहीं बात करते हैं जीटी वर्सेस आरआर की, 210 रन बनाए थे आरआर ने। जीटी अगेन वो मुकाबला लास्ट ओवर में जाके हारी थी, यानी कि उस स्कोर को वो चेज नहीं कर पाई थी। हालांकि सेकंड मैच में जीटी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। स्टिल कहीं ना कहीं आप बीच में जीटी के जो कोलैप्सेस हुए और रवि बिश्नोई का वो मैजिकल स्पेल सबने देखा, यानी कि कहीं ना कहीं जीटी की बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को। अदरवाइज वो मैच एक स्टेज पे लग रहा था जहां पे शाही सुदर्शन, जॉस बटलर और कौशिक कुशागर खेल रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि इस मुकाबले को जीटी आसानी से जीत जाएगी। आइए नजर डालते हैं दोनों टीमों के स्क्वाड पे, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है अन्य चेंजेस की या सेम ही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, क्योंकि दिल्ली जहां तक चांसेस है वो सेम ही कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। और इसके अलावा जीटी का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहां पे 1 और 2 चेंज हो सकते हैं। कैप्टन शुभमन गिल वापस आ सकते हैं इस टीम में, क्योंकि मसल स्पाम्स की वजह से पहले मैच में रेस्ट किए गए थे और उनकी इंजरी से लेटेस्ट अपडेट यही आई है कि अगले मैच के लिए बिल्कुल फिट है। तो कौशिक कुशागर बाहर चले जाएंगे और कैप्टन शुभमन गिल वापस इस टीम में आ सकते हैं। इस टीम में एक और प्लेयर्स मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि खिला सकते हैं। 1-2 प्लेयर्स है इस टीम में, हम बात करेंगे उन प्लेयर्स की, उनको हम इस टीम में जरूर खिला सकते हैं। नजर डालते हैं दिल्ली के प्रोबेबल 11 की। देखिए दिल्ली के लिए केएल राहुल और पार्थिव निशंका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये दोनों ही प्लेयर शुरुआत करेंगे। देखिए केएल राहुल दोनों मैचों में अभी तक वो इनिंग आई नहीं है। हमने केएल राहुल से वो जो एक्सपेक्टेड था, पहले मैच में वो पहली ही गेंद पे मोहम्मद शमी का शिकार हुए, दूसरे मैच में भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि केएल राहुल का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है इस टीम के लिए। हालांकि दिल्ली दोनों मैच जीती है उनके फॉर्म के बगैर भी, लेकिन अगर केएल राहुल फॉर्म में आते हैं तो ये टीम बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर से दिखेगी। इसके अलावा पार्थिव निशंका पिछले मैच में हालांकि अच्छे दिखे, 44 रन का नॉक उन्होंने पिछले मैच में बनाया था। सो कहीं ना कहीं पार्थिव निशंका और केएल राहुल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिट करता है इस टीम के लिए। दिल्ली के लिए बेस्ट सुटेबल ओपनिंग पेयर केएल राहुल और पार्थिव निशंका का ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं नीतीश राणा की। नीतीश राणा जो कि नंबर फर्स्ट डाउन पे खेलने आते हैं और अभी तक 2 मैचों में हालांकि 28 रन बनाए हैं, जिसमें से उन्होंने हाईएस्ट 15 रन एक मैच में बनाए हैं। तो अभी तक नीतीश राणा उस टच में नहीं दिखे हैं, दोनों ही मैचेस में ठीक ठाक ही लगे हैं, लेकिन अभी तक उनके बल्ले से रन नहीं उगले हैं। लेकिन उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है आईपीएल का और इस नंबर पे बिल्कुल शूट करते हैं। पावर प्ले में ही ऑलमोस्ट आते हैं खेलने, क्योंकि कई बार दिल्ली की जल्दी विकेट चली जाती है तो वहाँ पे उनको मौका मिल जाता है पावर प्ले में खेलने का और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिटिंग करते हैं। तो दिल्ली के लिए नंबर 3 पे वो बेस्ट सूटेबल है। कुछ और मैचेस में उनको मौका दिया जाना चाहिए। नंबर 4 पे कप्तान अक्षर पटेल खेलने आते हैं। 2 मैचेस में बल्ले से अभी तक ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए हैं। 25 रन बनाए हैं टोटल उन्होंने, लेकिन इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी में 3 विकेट जरूर निकाले हैं और टीम को बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। अक्षर पटेल पावर प्ले में
में आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगे। जहां पर भी विकेट की रिक्वायरमेंट होगी अक्षर पटेल वहीं पे हाजिर हो जाते हैं। तो अक्षर पटेल इस टीम के लिए एक डोर है इस टीम की। सो अक्षर पटेल नंबर 4 पे बैटिंग में भी परफॉर्म अच्छा कर देते हैं और गेंदबाजी में भी आप उनको बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं दिल्ली उनका। इसके बाद बात करूं ट्रिस्टन स्टब्स, 2 मुकाबले में 58 रन हालांकि उन्होंने बल्ले से बनाए हैं, लेकिन जिस नंबर पर खेलने आते हैं नंबर 5 पे, वहां पे 30-40 रन का कैमियो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इससे पहले एक मुकाबले की बात करूं एलएसजी के खिलाफ, जहां पे 26 पे 4 चली गई थी, वहां से उन्होंने मैच को निकाल के लेके गए। समीर रिजवी के साथ एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप की, एक एंड पे टिके रहे और उन्होंने उस मैच को वहां से निकाल दिया। तो ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम के लिए बहुत बड़ी बात है। सो नेक्स्ट मुकाबले में ये ट्रिस्टन स्टब्स इस टीम पे नंबर 5 पे ही खेलने वाले हैं। अब बात करता हूं मैं डेविड मिलर की। डेविड मिलर इस टीम के लिए बहुत बड़ा पिलर है। अभी तक हालांकि 2 मुकाबले में मैंने डेविड मिलर को उतना अच्छे तरीके से नहीं देखा है, बट स्टिल 45 रन उन्होंने बनाए हैं। और 45 रन की बात करो तो लास्ट उनका हाईएस्ट स्कोर इस सीजन में 28 रहा है अभी तक। तो कहीं ना कहीं वो भी अभी फॉर्म में दिख रहे हैं। सो डेविड मिलर इस टीम के लिए नंबर 6 पे आने वाले हैं और एक अच्छे फिनिशर के रोल में। देखिए इस टीम के पास फिनिशर बहुत ज़बरदस्त है। ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, बात करूं मैं इन प्लेयर्स की, ऐसे प्लेयर्स है अगर इनके पास 4 या 5 ओवर अगर ये मैदान पे टिक गए तो दिल्ली के लिए बहुत अच्छी तरीके से फिनिश कर सकते हैं। चेज करते हुए बात करूं तो ये ज़बरदस्त चेजर है और पहले बल्लेबाजी की बात करूं तो भी एक अच्छा फिनिश दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस टीम में इंपैक्ट प्लेयर का। इंपैक्ट प्लेयर ने हालांकि इस टीम में 2 मैचेस और दोनों मैचेस ही जिताए हैं। और समीर रिजवी एक बहुत शानदार 9 खेला था मुंबई के खिलाफ 90 रन का, कौन भुला सकता है। उससे पहले एलएसजी के खिलाफ 50 रन का एक 9 खेला था। यानी कि समीर रिजवी जो इंपैक्ट प्लेयर है उसने इस बार अभी तक ऑरेंज कैप होल्डर भी आईपीएल के समीर रिजवी है। और क्या सीजन जा रहा है समीर रिजवी के लिए, दोनों मैच में वो दिल्ली के लिए सुपरस्टार रहे हैं। उम्मीद करते हैं अगले मैचेस में भी इसी तरीके से खेलते हैं, इंपैक्ट के रूप में आते हैं और बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके जाते हैं वो। बैटिंग ऑर्डर की बात करूँ तो दिल्ली के लिए एक बहुत ही बैलेंस टीम लग रही है। समीर रिजवी इसमें आप ऊपर खिला देते हैं, उनको नंबर 3 पे खेलने आ जाते हैं वो। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है दिल्ली के लिए। आप इसी टीम के साथ जाना चाहोगे अगले मैचेस में भी। मुझे नहीं लगता दिल्ली कोई छेड़खान करने वाली है। चलिए आइए नजर डालते हैं इस टीम की बॉलिंग पे। बॉलिंग की बात करूं तो लुंगी एंगीडी ने इस टीम की डोर संभाली है। अभी तक 2 मुकाबलों में उनके 4 विकेट वो ले चुके हैं, जिसमें से 1 विकेट 3 विकेट उन्होंने पहले ही मुकाबले में लिए थे। लुंगी एंगीडी अपनी स्लो कटर से बहुत परेशान कर रहे हैं और जब तक मिचेल स्टार्क वापस नहीं आते मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई छेड़खानी करना चाहेगा। क्योंकि अगर मिचेल स्टार्क वापस भी आते तो भी सोचना होगा दिल्ली को कि जहां पे स्लो ट्रैकिंग पिचेस हैं वहां पे लुंगी एंगीडी और बैटिंग फ्रेंडली पिचेस में खासतौर से लुंगी एंगीडी बहुत मददफुल साबित हो रहे हैं, क्योंकि उनके स्लोअर्स को समझना इतना इजी नहीं है टीम्स के लिए। इसके अलावा इस टीम में कुलदीप यादव, जिन्होंने कि 2 मुकाबलों में लगे 3 विकेट्स लिए हैं, लेकिन कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की जो स्पिन थ्योरी है वो बहुत जबरदस्त है। इसके अलावा दिल्ली के पास एक और ऑप्शन है स्पिनिंग में, विपराज निगम, जिन्होंने कि पिछले मैच में 1 विकेट भी लिया था। तो अब मुझे लगता है कि दिल्ली अभी भी उनको ट्राई करेगी इस मुकाबले में। सबसे इंपॉर्टेंट पेस अटैक की तो टी नटराजन और मुकेश कुमार दोनों ही बहुत जबरदस्त फॉर्म में है और दिल्ली के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी इस सीजन में बात करूं नटराजन की तो डेप्थ स्पेशलिस्ट है और मुकेश कुमार पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं और ये दोनों गेंदबाज पावर प्ले में भी काम आते हैं। और अभी तक आईपीएल में बताओ तो टी नटराजन को 3 विकेट्स और मुकेश कुमार को 2 विकेट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। यानी अगर मैं बात करूं दिल्ली के पास पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए टी नटराजन और मुकेश कुमार पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। उसके बाद स्पिन अटैक में कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और विपराज निगम मिडिल ऑर्डर में आके आपके स्पिन अटैक को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ साथ लुंगी एंगीडी का वेरिएशन भी आपको मिडिल ऑर्डर में मिलेगा और एंड में डेप्थ में जाके अगेन लुंगी और टी नटराजन के साथ आप इजीली जा सकते हो। यानी कि दिल्ली के पास एक बहुत ही बैलेंस टीम है। अब मैं इस टीम में कोई भी चेंजेस नहीं देखना चाहूँगा क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है। बट इंटरेस्टिंगली मैं देखना चाहूँगा ये टीम कैसे परफॉर्म करती है अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आती है, क्योंकि अगर इनकी पहले बल्लेबाजी आती है तो उस वक्त इस टीम की टेस्टिंग होगी, इस टीम की बॉलिंग की टेस्टिंग होगी और अक्षर पटेल की कप्तानी की पेशेंस का टेस्ट होगा। वैसे तो दोनों कैप्टन टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी ही प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर इन केस दिल्ली टॉस जीतती है और वो कहीं गेंदबाजी का फैसला ले लेती है तो देखने लायक होगा कि दिल्ली किस तरीके से परफॉर्म करती है। क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंजेस मैं इस टीम में देखना चाहूंगा। मैं इस टीम को परफेक्टली इसी तरीके से खेलते हुए देखना चाहूंगा। चलिए अब रुख मोड़ते हैं जीटी की ओर, जहां पे मुझे संभावना लग रही है कुछ चेंजेस। चलिए पहले बात करते हैं जीटी के प्रोबेबल 11। चलिए बात करते हैं जीटी के बल्लेबाजों की। जीटी के बल्लेबाजी की बात करूं तो शुभमन गिल ने अभी तक एक ही मैच खेला है जहां पे अपने मैच में मसल स्पैम्स के कारण खेल नहीं पाए थे, बट यस कल के मैच के लिए वो फिट है। उसके साथ साई सुदर्शन के साथ वो ओपनिंग करेंगे। साई सुदर्शन के 2 मैचों में 86 रन और लास्ट मैच में हमने साई सुदर्शन की क्लास फिर से देखी थी, क्योंकि जो पिछले पूरे सीजन देखा था हमने कि साई सुदर्शन और गिल के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहती है। और जीटी का जो टॉप ऑर्डर है इस पे पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है। देखिए टॉप ऑर्डर इनका बहुत जबरदस्त टॉप ऑर्डर है, इस पूरी टीम डिपेंड करती है। कहीं ना कहीं इस टीम की वीकनेस भी हो जाती है, बट
ऐसा नहीं है कि इस टीम के पास डेप्थ बल्लेबाजी नहीं है, डेप्थ में काफ़ी बल्लेबाजी है इस टीम के पास, लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट अपने टॉप ऑर्डर टॉप 3 पे ही डिपेंड करती है, क्योंकि अगर इसका टॉप 3 परफॉर्म करता है तो बहुत अच्छा स्कोर ये बोर्ड पे लगा सकती है। इसके अलावा बात करूँ मैं जॉस बटलर की, जॉस बटलर अब तक 2 मैचों में 60 रन बना चुके हैं, जिसमें हाईएस्ट स्कोर उनका 35 है। हालांकि अब पहले मुकाबले में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे जॉस बटलर, लेकिन यस सेकंड मुकाबले में उन्होंने थोड़ी सी वो टच में दिखे, मुझे लाइन में दिखे, जल्दबाजी रन बनाए उन्होंने। पहले मुकाबले में 37 रन बनाए थे, वो उतना कॉन्फिडेंटली नहीं थे, उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, लेकिन यस पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा खेले है वो, और होप करता हूँ कि नेक्स्ट मुकाबले में बहुत अच्छे तरीके से खेले। तो टॉप 3 में मैं कोई चेंजेस नहीं देखना चाहूँगा जीटी के लिए। अगर बात करूँ मैं उसके बाद नंबर 4 पे देखिए, अब ग्लेन फिलिप्स को आपने 2 मौके दिए हैं, 30 रन ग्लेन फिलिप्स ने बनाए हैं। ग्लेन फिलिप्स पहले मुकाबले में अच्छे दिख रहे थे, उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा था, लेकिन वो क्रीज पे टाइम नहीं स्पेंड कर रहे। अब यहाँ पे मुझे एक चेंजेस नजर आ रहा है। देखिए इस चेंजेस क्या, मुझे यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है चेंजेस की, क्योंकि ग्लेन फिलिप्स 2 मुकाबले आप उनको दे चुके हो, दोनों मुकाबलों में परफॉर्म नहीं किया है। हालांकि इट्स टू अर्ली टू टेक एनी डिसीजन ऑन ग्लेन फिलिप्स, आप एक एडिशनल चांस आप दे सकते हो ग्लेन फिलिप्स को बट अगर आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप जेसन होल्डर को जरूर खिलाएं, क्योंकि जेसन होल्डर इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास वो 11 में होने चाहिए, वो आपके लिए पूरा सीजन खेलने चाहिए। वो ऐसे प्लेयर है जो एक ऑलराउंडर एबिलिटी देते हैं, जहां पे आपको बॉलिंग में 4 ओवर निकाल के देंगे, बैटिंग में डेप्थ करके देंगे, एक बहुत अच्छे फिनिशर है, आप उन पे डिपेंडेबल हो सकते हो, मैच में वो एक की इंपॉर्टेंट रखेंगे। मुझे समझ नहीं आता जीटी मैनेजमेंट को कि क्यों उनको बेंच पे आपने बिठाया है। ठीक है, आपने ग्लेन फिलिप्स को मौका देना था, आप दे चुके हो, बट आप उनकी जगह आप जेसन होल्डर को रिप्लेस करना, बट आप जेसन होल्डर को बाहर नहीं बिठा सकते हो। आपको देखना पड़ेगा कि इस ओवरसीज को बाहर बिठा के आप जेसन होल्डर को पूरे सीजन खिलाओ। वो वेस्ट इंडीज के लिए बहुत अच्छा कर चुके हैं। अब यहाँ पर मैं स्टिल कहूँगा, बार बार कहूँगा, जीटी को चांस लेना चाहिए, जेसन होल्डर को खिलाना ही चाहिए नेक्स्ट मुकाबले में। सो आई होप नेक्स्ट मुकाबले में जीटी जेसन होल्डर के साथ जाए। पिछले वॉशिंगटन सुंदर की बात करता तो वॉशिंगटन सुंदर इस टीम के लिए मेन प्लेयर है। वो इंजरी के बाद उस टच में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर है वॉशिंगटन सुंदर। आपको बल्लेबाजी से, गेंदबाजी से, हर एक में एज है आपके लिए, तो वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4 पे जरूर है। इस टीम के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो शाहरुख खान और राहुल तेवतिया। देखिए शाहरुख खान एक इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में आते हैं, तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शाहरुख खान एक अच्छे बिग हिटर है, आपके लिए लोअर ऑर्डर में काम कर सकते हैं। अगर जीटी को चेज करना हो तो आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर रहते हैं। पिछले मैच में हालांकि जडेजा के एक जबरदस्त थ्रो के कारण रन आउट हुए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उस मैच में वो टिक सकते थे, वहां पे वो मैच बना सकते थे जीटी के लिए। सो इम्पैक्ट के रूप में जब तक आप उनको खिला रहे हो तब तक इट्स गुड, क्योंकि उनके लिए इम्पैक्ट के लिए बहुत अच्छे प्लेयर है शाहरुख। नेक्स्ट मैच में भी उनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही देखूंगा। अगर वो चेज करती है तो, अगर वो चेज नहीं करती है, कंडीशन आती है पहले बल्लेबाजी करती है जीटी, तो यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बदल जाता है, आप बॉलिंग को ही प्रेफर करते हो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में। सो इम्पैक्ट प्लेयर का रोल भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही डिपेंड होता है। इसके बाद आप राशिद खान ऑलवेज बैटर, पिछले मैच में हालांकि मैच बना दिया था ऑलमोस्ट उन्होंने, लेकिन अभी भी और साथ साथ इसके साथ साथ एक अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सीजन में 4 विकेट वो निकाल चुके हैं, तो राशिद खान के साथ इस टीम में जाऊंगा। कागिसो रबाडा अगेन पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की, और इसके साथ सीजन में 3 विकेट वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब बात करूंगा मोहम्मद सिराज की। मोहम्मद सिराज के लिए हालांकि अभी तक सीजन में सिर्फ 2 सफलताएं उनको मिली है, सो वो भी मेरी टीम का स्क्वाड रहने वाले हैं। अशोक शर्मा बहुत जबरदस्त पेसर है, बहुत मैं इनको देखना चाहूंगा इस स्क्वाड में बैक टू बैक। अब बात करते हैं जीटी की, जैसे मैंने बात की, चेज करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को एज एन इम्पैक्ट प्लेयर करते हैं, मुझे लगता है इनको 11 में खिलाना चाहिए। पहली बात तो देखिए, अगर आपको डिफेंड करे तो प्रसिद्ध कृष्णा को आप जरूर खिलाइएगा। अगर आप चेज कर रहे हो तो आप शाहरुख खान को लेके आइए, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा आपके 11 में होने चाहिए। यही स्कोर रहने वाला है। लेकिन यस, अगर जैसे कि दिल्ली में स्पिनर्स को हल्की सी मदद मिल सकती है, तो मैं चाहूंगा कि आपके पास बेंच स्ट्रेंथ में साई किशोर है। साई किशोर को देखिए आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ऊंची हाइट के, ऊंची कद काठी का प्लेयर, और पिछले सीजन में हमने देखा है साई किशोर ने बहुत खेले हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि साई किशोर को जरूर मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। जीटी ने ज़्यादा कुछ चेंजेस किए नहीं है अपने प्लेइंग 11 में, लेकिन 2 मैचों के बाद, 2 मैच में बैक टू बैक हारने के बाद अब कहीं ना कहीं जीटी सोच रही होगी कि अपनी प्लेइंग कंडीशन को वो चेंज कर ले, प्लेइंग जो टीम्स है उसके साथ थोड़ा सा फेरबदल ले ले। तो मैं इस टीम में एक्सपेक्ट करूँगा कि ग्लेन फिलिप्स की जगह आप जेसन होल्डर को लेके आए, करना है तो अशोक कुमार की जगह आपको साई किशोर को लेके आना पड़ेगा 1-2 मैच में टेस्टिंग के लिए जरूर। बात करते हैं इन दोनों के बीच में हेड टू हेड में। अभी तक हेड टू हेड में बात करें तो 7 मुकाबले खेले गए, जहां पे 4 गुजरात टाइटन जीती है और इसके अलावा 3 दिल्ली जीती है। 2025 में गुजरात टाइटन्स ने अपने दोनों मुकाबले जीते थे, एक 7 विकेट से जीता था और एक 10 विकेट से जीता। 2024 में दिल्ली ने अपने दोनों मुकाबले जीते थे, एक 6 विकेट से जीता था और एक 4 रन से उन्होंने जीता था। इसके अलावा 2023 के आईपीएल के सीजन की बात करें तो गुजरात टाइटन्स ने 6 विकेट से जीता था एक मुकाबला, और एक मुकाबला दिल्ली कैपिटल ने 5 रन से जीता था। 2022 की बात करो तो 2022 में गुजरात टाइटन्स ने मुकाबला 14 रन से जीता, यानी कि अभी तक अगर स्टैट की बात करें तो गुजरात टाइटन्स का थोड़ा सा पलड़ा भारी है।
चलिए बात करते हैं जीटी की बॉलिंग अटैक की। बॉलिंग अटैक में जीटी के पास पावर प्ले में आप रबाडा और सिराज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर जेसन होल्डर को भी मैं टीम में लेना चाहता हूं तो जेसन होल्डर भी आपके पास पावर प्ले में इंपैक्ट करेंगे। मिडिल ऑर्डर में आपके पास राशिद खान है, अगर साई किशोर को आप टीम में लेते हो तो साई किशोर भी आपके पास मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं। अब इसके सिवाय आपके पास डेप्थ में बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा और रबाडा की बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। सो यार ये टीम एक फुल इंपैक्ट ऑफ बॉलिंग लाइनअप है, इस टीम की जबरदस्त बॉलिंग है। अगर ये मुझे नहीं पता ये दोनों मैच कैसे हार गए, बहुत क्लोजली मैच हारे हैं दोनों ही, जो कि लगता था कहीं ना कहीं जीत सकते थे, क्योंकि एक फिनिशर रोल नहीं मिला लास्ट मैच में और पहले मुकाबले में थोड़े से रन कम रह गए। सो जीटी इज परफेक्ट, गुड कॉम्बिनेशन टीम। ज़्यादा कुछ चेंजेस करने नहीं है इन टीम को, बस थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे रिलायबल रहना है कि एक बंदा एंड तक खेल के जाए। अब शुभमन गिल वापस आ रहे हैं तो काफ़ी कुछ स्टडी की होगी, क्योंकि आशीष नेहरा इस टीम को गाइड करते हैं और आशीष नेहरा इस टीम को जिस तरीके से मोड़ना चाहिए उसी तरीके से मोड़ के लेके आ रहे हैं। मैक्सिमम ऑफ द डिसीजन जो है वो आशीष नेहरा मैदान के बाहर से ही लेते हैं, वही पूरे मैच में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं जीटी के लिए। सो अभी कुछ ना कुछ ज़रूर प्लानिंग की होगी इन्होंने बेटर, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये टीम ज़रूर उभर के सामने आएगी, एक अच्छा परफॉर्म करके सामने आएगी। आई एम टोटली कॉन्फिडेंट कि अब आने वाले मैचेस में जीटी ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया हो। चलिए की बैटल्स की बात करता हूँ, तो मेरे की बैटल्स में गिल वर्सेस कुलदीप रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों के बीच में अच्छी बैटल्स रहेगी। बटलर वर्सेस नटराजन के बीच में रहेगी, रिजवी वर्सेस राशिद खान, साई सुदर्शन वर्सेस अक्षर पटेल और के राहुल वर्सेस सिराज। तो ये की बैटल देखना जरूरी रहेगा। सो चलिए इस मैच पे नजर रहेगी। सो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जीटी इस मैच से अपना वापसी करने वाली है और पॉइंट्स टेबल पे अपना पहला खाता खोलने वाली है। सो मेरी प्रेडिक्शन ये रहेगी कि जीटी इस मुकाबले को जीत जाएगी। चलिए बने रहिए क्रिकेट बेसबॉल के साथ मोर क्रिकेट अपडेट्स के लिए।